वायरल रील्स या विधानसभा, आपके लिए जरूरी क्या है? पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। कश्मीर के नौजवान सड़कों पर निकल गए और नारा दे दिया, बेगुनाहों का कत्लेआम ना मंजूर ना मंजूर, और हाथों में तिरंगे झंडे। आऊं बैठे जा, ये सिर्फ एक स्लोगन है या आपकी सियासत है? अगर रविंदर रैना जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आपस में लड़ाई पहले शुरू हो जाती है। जम्मू के डोगरे हिंदुस्तानी हैं। 370 ने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री तो हटा दी, मगर कहीं ना कहीं रीजनल बाउंड्री आज भी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। कश्मीरियों ने भी झंडे और तिरंगे झंडे बुलंद किए। एक दौर था कि यहाँ हड़तालों के कैलेंडर इशू होते, साल के 12 महीनों में से 8-8 महीने कश्मीर घाटी बंद रहती थी। मतलब हम फौजी चाहते थे, और जिसके लिए हमने बड़ी कोशिश, एनडीए क्वालिफाई करने की मैंने कोशिश की, नहीं हो पाया। आपने एक सेवा आश्रम भी स्टार्ट किया था ढांगरी में। जी, मैं बड़ी इन्फ्लुएंस हुई, मैंने वहाँ की जब प्रेयर सुनी, जो नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, रोंगटे खड़े हो गए। अब रविंद्र रैना कुछ बोले तो वायरल ना जाएगी, कभी हो सकता है। वैसे तो आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी दोस्ती हर किसी के साथ है, चाहे कोई भी पार्टी हो। परसेप्शन लोगों में इतना बन जाता है कि लोग ग्राउंड लेवल पर आपस में पार्टी के बेस पे लड़ना शुरू कर देते हैं। पार्टी के लीडर चाहे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो, लेकिन लोग आपस में लड़ रहे हैं। कॉमन लेमैन की नज़रों में या दिमाग में यही है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? और मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, उमर अब्दुल्ला जी या महबूबा मुफ्ती जी। जम्मू या कश्मीर, इनमें से किसी एक को चूज करना हो। जम्मू कश्मीर, कोई एक। तो लोग आज भी सेम सवाल पूछते हैं कि रविंदर रैना सर ने शादी क्यों नहीं की? किसी ने पसंद ही नहीं किया तो शादी कहाँ से? इनमें से आपके फेवरेट कौन है? सुनील शर्मा जी या वाहिद पराजी, तनवीर सादिक जी या आरएस पठानिया जी? ये चारों बहुत खतरनाक नाम है। रविंदर रैना सबका है, सब रविंदर रैना है। हर आवाज़ को एक पहचान चाहिए होती है और हर पहचान को एक प्लेटफॉर्म। उड़ान 17-18 सालों से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने प्रिंट के ज़रिए लोगों की आवाज़ बनने का ज़रिया बनाया। लेकिन आज वक्त बदल रहा है। आज कहानियाँ सिर्फ कागज़ तक नहीं रहती, आज कहानियाँ हमारी स्क्रीन्स पर चलती है। इसीलिए उड़ान भी अपना डिजिटल सफ़र शुरू करना जा रहा है। Hi everyone, my name is Sanu Sudan and I welcome you all to Daily Udan, जहाँ पर होंगी conversations. That conversation really matters. From policies to politics, from entrepreneurship to entertainment, from ground realities to untold stories, we will cover everything that matters. और क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है तो पहले गेस्ट भी ऐसे होने चाहिए जो खुद एक चलती फिरती कहानी हो, बॉर्डर से आई हुई कहानी, पावर के रास्ते तक चलने वाली कहानी। कुछ लोग इन्हें नेशनलिस्ट कहते हैं तो कुछ पोलराइजिंग लीडर भी कहते हैं, जो एक बहुत जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी उम्दा लीडर हैं और कहीं ना कहीं हमें वायरल रील्स भी टाइम टू टाइम प्रेजेंट करते रहते हैं। सो दिस एपिसोड इज नॉट अबाउट his ideology but about his journey. Ladies and gentlemen, I welcome you all to the most layered conversation with Ravinder Rana ji. Hello sir, welcome to the नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पहला एपिसोड है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, वी आर रियली ग्रेटफुल एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी कि आपने अपना टाइम दिया एंड हम बहुत खुश नसीब है कि हम अपना पहला एपिसोड आपसे शुरू करने जा रहे हैं। मैं उड़ान मीडिया हाउस को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं उड़ान न्यूज़पेपर का, रोजमर्रा का उस न्यूज़पेपर को पढ़ने वालों में से हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ उड़ान की सारी टीम को। आपने डिजिटल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट, इसको आज शुरू किया है और हमें ये मौका दिया है पहले ही पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, हेडलाइंस में तो आप आते ही रहते हैं, मगर हम हेडलाइंस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले
लंबेरी नौशहरा तक आपको ले चलते हैं, जहाँ आपका बचपन बीता, आप वहाँ बड़े हुए। बेसिकली सर, हम जैसे नॉर्मल मतलब लोगों के लिए क्या होता है कि बॉर्डर जो शब्द है ना, ये हम मैप पे ही देखते हैं, पर कोई अगर वहाँ बड़ा हो रहा है तो बॉर्डर शब्द से जो डर है वो कांस्टेंट फेयर रहता है। तो क्या वो फेयर आपकी लाइफ में नॉर्मल बन गया, या फिर उसने अर्ली एज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी? मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका जो पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू है तभी से बनना शुरू हो चुका था जब पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में थी भी नहीं? तो क्या रहा आपका सफर? अगर आप बॉर्डर की बात करेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर ही बॉर्डर है। लखनपुर कठुआ से शुरू करेंगे, सांबा, पूरा जम्मू, परगवाल, अखनूर से होता हुआ सुंदरबनी नौशहरा हमारा क्षेत्र आता है, और फिर रजौरी, पुंछ, और अगर वहां से घूमेंगे तो उड़ी, करना तक, गुरेज तक, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ही बॉर्डर है। हाँ, जिस क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं वो बॉर्डर का एलओसी का एरिया है। बचपन से हमने बॉर्डर के अंदर वो सब कुछ जो एक सेंसिटिव बॉर्डर में होता है, कभी आर्टिलरी की शेलिंग, कभी बॉर्डर के ऊपर मुठभेड़, एनकाउंटर्स, सेना, पुलिस, एसओजी, एसटीएफ, उनकी मूवमेंट्स, वीडीसीज का काम, ये सब देखा। और स्वाभाविक रूप से बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग मजबूत लोग होते हैं, क्योंकि वो हर परिस्थिति से वाकिफ होते हैं। तो हमने भी बचपन से बॉर्डर के ऊपर कशमकश, बॉर्डर के ऊपर तोपों की गोलाबारी, सब सुनी, सब देखी, और भारतीय सेना, पुलिस, उनके साथ बड़े नजदीक से काम करने का मौका मिला। मेरे स्वर्गीय दादाजी वो पैरा कमांडो थे भारतीय सेना में, और जब 1965 की जंग हुई और लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने तिरंगा लहराया था, तो वो 21 पैरा कमांडोज जो थे उनमें मेरे दादाजी भी थे। आज भी उनका वो सेना मेडल, उनकी वो यूनिफॉर्म हमारे घर में है, उनके वो फोटोज लाहौर पुलिस स्टेशन के। तो स्वाभाविक रूप से एक फौजी फैमिली के अंदर हमारा जन्म हुआ और बॉर्डर के अंदर हुआ। वो सारी चीजें जो एक जंग जैसा माहौल होता है, जंग जैसे हालात होते हैं, वो हमने बड़े नजदीक से देखे हैं। खासकर जब कारगिल जंग हुआ था उस वक्त बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट हुई थी। फिर जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ उस वक्त, और उसके बाद तो कई बार। कहीं ना कहीं इस चीज ने इन्फ्लुएंस किया है कि देश के स्वाभाविक रूप से जिस माहौल में आदमी रहता है, जहाँ खेल खेल में आदमी बड़ा होता है, उसके सराउंडिंग्स में जैसा माहौल होता है, उसका असर, उसका इम्पैक्ट इंसान की सोच पर, लाइफ पर पड़ता है। और इसलिए हमने भी सोचा था फौजी बनने के लिए, बनना हम फौजी चाहते थे, और जिसके लिए हमने बड़ी कोशिश की। एनडीए क्वालिफाई करने की मैंने कोशिश की, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नहीं हो पाया। कॉलेज में पहुंचे, रजौरी डिग्री कॉलेज से हम पढ़े, मेरा बहुत फेवरेट कॉलेज है। वहां मैंने कुछ प्रोफेसर्स से बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने मेहनत की और मैंने सीडीएस किया। सीडीएस आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। लेकिन मुझे नेवल विंग में गया, तो मेरा इंटरेस्ट आर्मी था। हालांकि मैं कुछ समय वेस्टर्न नेवल हेडक्वार्टर में रहा, लगभग 2 महीने 17 दिन, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आर्मी में, सेना में था। तो फिर मैंने वो नेवी की नौकरी छोड़ दी और वापस जम्मू कश्मीर आ गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते मैंने काम किया, इंसानी हकूकों के लिए काम किया। बेसिकली शुरुआत से ही आपका इंटरेस्ट जो है इसी तरह देश की सोशल लाइफ में, इसीलिए आपने एक सेवा आश्रम भी स्टार्ट किया था ढांगरी में जी, राइट। तो मैं बड़ी इन्फ्लुएंस हुई, मैंने वहाँ की जब प्रेयर सुनी, जो वहाँ की नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, दे दे अपना तन और मन देश के नाम रे, वही दुनिया में महान रे। तो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस विद दीज स्टेटमेंट्स। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल की प्रेयर रैंडम रखता है, ये एक फाउंडर का विजन ही है। तो ये आप बच्चों को पढ़ा रहे थे या खुद को? मुझे बड़ी हैरानगी हुई है जब आपने ये प्रेयर्स के वर्ड्स निकाल के लाए, और सच में उस प्रेयर को याद करके आपने ऑल ऑफ सडन अचानक वो मुझे सुनाई और रोंगटे खड़े हो गए। वो एक प्रेयर जो मैं ढांगरी
जिससे आज भी ये कहा जाता है कि ये रविंद्र रैना की राजधानी है, और सच में है। बड़े जांबाज लड़के वहां एक टेरर अटैक हुआ था, 8-10 नौजवानों की जान चली गई। उससे पहले उनके नजदीक बलजराला में 1999 को बहुत खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था, एक बारात पर हमला किया था। वो एरिया आतंकवाद से बड़ा अफेक्टेड था। तो वहां एक आश्रम के अंदर सेवा भाव से काम करने का मुझे मौका मिला। तो गरीब परिवारों के बच्चों को हम पढ़ाते थे। संस्कार केंद्र, सेवा आश्रम, विद्या मंदिर, हिंदू मुसलमान सिख सब पढ़ते थे। और ये उसकी प्रेयर मॉर्निंग कि नदियां न पिए कभी अपना जल, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। वृक्ष न खाए कभी अपने फल, पेड़ पौधे कभी अपने फल खुद नहीं खाते। राइट। अपने तन को, मन को, धन को देश को कर दे दान रे, वह सच्चा इंसान रे। एग्जैक्टली। इस मिशन से हम काम करते थे और इसी मिशन के साथ काम करते हैं। अभी अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगता है आपने इन लाइंस को इम्प्लीमेंट किया अपनी जर्नी में? मैंने कोशिश किया कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करूं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सबके साथ बराबरी का सलूक हो। मैंने कोशिश की है कि मेरे द्वारा सबका भला हो, सबका इंसान, सबका खिदमतदार होना चाहिए। खिदमत का जज्बा हर एक के दिल में होना चाहिए। सेवा भाव से काम करने का जज्बा होना चाहिए। फिर गरीब, मजदूर, किसान, मजलूम, बेसहारा, इन लोगों की आवाज बनना चाहिए। मैंने कोशिश की। मैंने कभी ये फर्क नहीं महसूस किया कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैंने कभी किसी में ये फर्क नहीं किया कि ये इसने मुझे वोट दिया तो मुझे इसके काम करने, या इसने मुझे वोट नहीं दिया, जिसने नहीं दिया मैं उसकी भी बात सुनता हूं, उसका भी काम करता हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं की। मैं ऊपर वाले से बहुत डरता हूं, जिसने पैदा किया है। उसने आपसी रंजिशों के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए इंसान नहीं बनाया है। कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए। कायनात में, ब्रह्मांड में इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि सबको साथ लेके चले तो इस धरती की, इस जमीन की खूबसूरती को निखारेगा। दुश्मनी करेगा तो तबाही बर्बादी हो। इसलिए बस सबको, रविंद्र रैना सबका है, सब रविंद्र रैना के। जैसे आप बता रहे हैं कि सेवा भाव से ही हमेशा आपने काम किया, मतलब आपने अपनी पिछली कहानी बताई कि कैसे जंग का माहौल भी आपने देखा। तो वो लड़का जो बॉर्डर से निकला है, फिर जिसने सेवा आश्रम खोला, वहाँ पे लोगों को नेशन फर्स्ट, एक यही आइडियोलॉजी आपने आगे बढ़ाई, फिर वो इंसान रविंद्र रैना बना। तो ये ट्रांजिशन पीरियड कब आपने कॉन्शियसली कभी डिसाइड किया था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस, ग्राउंड रियलिटीज अचानक आपको पॉलिटिक्स मिला है? ये जानना चाहूंगी। बचपन से ही मैंने कहा कि मेरे मरहूम स्वर्गीय दादाजी वो पैरा कमांडो थे, भारतीय सेना। और जब हम घर में उनकी यूनिफॉर्म वर्दी देखते थे और उस वर्दी के ऊपर सेना मेडल, जो 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में उनको, उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, और जब हम वो देखते थे तो सुबह उठ के अपने दादाजी की वर्दी को सलूट करते थे। स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के तुरंत बाद, स्कूल से जब घर पहुंचते थे तो दादाजी के कमरे में जाके उनकी वर्दी, उनके फोटो, उसको सलूट करते थे। और एक जज्बा था देश के लिए काम करने। हमारे टीचर, वो चाहे लंबेड़ी जो स्कूल है जहां से मैं पढ़ा हूं, या डिग्री कॉलेज रजौरी, या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स में, हर जगह मेरे टीचर्स, मेरे गाइड्स, और जिस माहौल में हम पले बढ़े वहां देशभक्ति का माहौल था। बॉर्डर का एरिया था, सेना के कैंप्स थे। नौशहरा में 80 ब्रिगेड है सेना का,
और इधर कालीदार ब्रिगेड है सुंदरबनी, सेना के कैंप्स लगते थे, आर्मी मेला कहते थे। आर्मी के मेले में आर्मी की शक्तिमान गाड़ी होती थी पुराने जमाने में, उस गाड़ी में बैठना, सेना के जवानों के साथ बैठना एक जज्बा होता था। बिल्कुल। तो जिस माहौल में आप पले बड़े हो उसका इम्पैक्ट, असर आप पर होता है। हम ये कह सकते हैं कि आपने पॉलिटिक्स को नहीं चुना, पॉलिटिक्स ने आपको खुद चुना है, कहीं ना कहीं देखा मैं जाए जब रजौरी पुंछ में काम करता था सेवा आश्रम में, अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे, और जो दहशतगर्दी से टेररिज्म विक्टिम कुछ 20-25 फैमिलीज के बच्चों को लेकर मैं दिल्ली गया और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मुलाकात की थी। और सौभाग्य से हमें वाजपेयी साहब के साथ उन बच्चों की इंटरेक्शन का मुझे मौका मिला। अटल जी ने, ये 2004 की बात, जब मैंने उनको अपना सारा वृतांत सुनाया, बच्चों ने अपनी बातें सुनाई, अटल जी ने मुझे कहा था कि आपको वहां सेवा का भाव, जिस तरीके से आप काम करते हो, तो इन द लॉन्ग रन बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में लोगों की खिदमत करने की जरूरत है। और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लगता है कि अगर आप सियासत में, राजनीति में सेवा भाव से काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो वाजपेयी साहब, चूंकि मैं अटल जी का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं अटल जी को बहुत मानता हूं और मैंने अटल जी के उस बात को मान लिया, तो वहीं से शुरुआत हुई। वैसे सर, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो ना इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में भी लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। घर पे लड़ाई होगी तो बोल देंगे ये घर पे पॉलिटिक्स कर रहा है, ऑफिस में कुछ होगा तो कहा जाएगा ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है। बट आयरनी ये है कि पॉलिटिक्स के बिना अच्छी पॉलिसीज नहीं बनेगी। पॉलिटिक्स इज समथिंग विच इज गोइंग टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ। सो इस नेगेटिव कॉनोटेशन को आप कैसे पॉजिटिवली देखते हैं? पॉलिटिक्स इज बेसिकली बैटल ऑफ आइडियाज। ओके। Nothing personal, nothing like enemies, nothing like any personal vendetta, nothing like any conflict. It is because of the democratic process, democratic setup. और डेमोक्रेसी में सबको आजादी है अपनी किस्मत आजमाने का, अपनी मेहनत, जो आवाम के बीच में आप रहते हैं, आवाम फैसला करती है। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स में इस किस्म की बातें होती हैं, जब बात आती है कि पावर, हुकूमत, ताकत, उस वक्त बहुत सारे गेम प्लान्स होते हैं, उस वक्त बहुत सारे उठापटक्स होते हैं, और उन्हीं उठापटक के बीच में ये पॉलिटिक्स को थोड़ा नेगेटिवली लिया जाता, इस साइड लिया गया। नहीं होना चाहिए। अदरवाइज समाज सेवा का बहुत बड़ा जज्बा है और आसान काम नहीं है। पर लोगों, कॉमन लेमैन की नज़रों में या दिमाग में यही है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, मैनिपुलेटिव माना जाता है बड़ा ही इस चीज़ को। पॉलिटिक्स इज नॉट ए डर्टी गेम। डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? आज भी हर रोज कितने लोग हमसे मिलते हैं, फोन पर बात करते हैं, कितने लोगों के मसाइल हैं जिनको हम हल कराते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिनकी सोच, जिनका माइंडसेट गलत होता है, उसके कारण पॉलिटिक्स को डर्टी गेम कहा गया। लेकिन ये चंद लोग हैं जो टोटल करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो टोटल नेगेटिव काम करते हैं। कुछ सियासतदान, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो गरीबों का हक छीनते हैं, जो डकैट्स हैं, डाकू की तरह, लुटेरों की तरह काम करते हैं, छल कपट करते हैं, बेईमानी और भ्रष्टाचार करते हैं। उन लोगों के कारण पॉलिटिक्स को डर्टी गेम कहा गया है। वरना अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करेंगे, आप लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करेंगे, और भी देश में बहुत सारे बड़े
ताप के सियासतदान हुए हैं। सरदार पटेल जी को याद करेंगे, महात्मा गांधी जी को याद करेंगे, आप अच्छा अनुभव करेंगे, आपको बुरा महसूस नहीं होगा। बिल्कुल। जिन लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए दी है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पूरी जिंदगी आप स्टडी करिए। एक बहुत बड़े एक सन्यासी की तरह, जिनका अपना कुछ नहीं था, जो कुछ था देश और समाज के लिए था। और आज आप प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखिए, कोई घर नहीं, परिवार नहीं, तो किसके लिए जी रहे हैं? देश के लिए, लोगों के लिए। तो जब अच्छे लोगों को देख के राजनीति में आप सोचोगे तो आपको राजनीति सेवा भाव का केंद्र लगेगा, और बुरे लोगों को देखोगे तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम लगेगा। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो 8 साल आप बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, काफी लंबा अरसा होता है काम लगभग करने 7 के लिए। साल, 6 साल 8 महीने 12 दिन ओके। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो उस वक्त स्टेट होती थी, वहां भी काम किया, यूटी में भी किया। वही, काफी लंबे अरसे तक आप रहे, तो बहुत एक लंबा पीरियड है कुछ भी काम करने के लिए। तो क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, अगर आप बताना भारतीय चाहेंगे? जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट लगभग 6 साल 8 महीने 12 दिन मैंने काम किया। इस दौर में 7 बड़े चुनाव हुए, और वो सातों के सातों चुनाव भारतीय जनता पार्टी शानदार अंदाज में जीती। जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना तो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव थे, शहरी। जम्मू रीजन में 37 म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और एक जम्मू कारपोरेशन है। 37 में से 32 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। पहली बार कश्मीर की 12 म्युनिसिपल कमेटीज में बीजेपी के मेंबर्स जीते। 8 म्युनिसिपल कमेटीज बीजेपी की ऐसी थी जहां हमारे प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन, और 4 ऐसी थी जहां वाइस चेयरमैन। 8 के करीब हमारे कारपोरेटर्स श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीते। इसी तरह लद्दाख में हम लोग जीते। उसके बाद 2019 का पार्लियामेंट चुनाव, बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, जम्मू, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, डोडा और लद्दाख, तीनों सीटें हमने जीती। उसके उपरांत पंचायतों की इलेक्शंस में बीजेपी के अच्छे सरपंच पंचिस जीते, हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल होता। बीडीसी के चुनाव बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा चेयरमैन बीजेपी के थे। डीडीसी के चुनाव में 75 डीडीसी मेंबर्स बीजेपी के जीते। हालांकि उस वक्त एनसी, कांग्रेस और पीडीपी तीनों जमातों ने गुपकार अलायंस बनाया था। फिर भी बीजेपी ने 75 सीट्स जीती थी, जिनमें 3 सीटें कश्मीर की थी। बीजेपी के मैंडेट के ऊपर कमल का फूल कश्मीर में इसी दौर में खिला। उसके बाद 2024 पार्लियामेंट का चुनाव, वो चुनाव हमने जीता। 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया था। हाँ। जम्मू, रियासी और उधमपुर, कठुआ, डोडा, ये दोनों सीटें जीती। बीच में ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, मेरे रहते 2 बार हुए, दोनों बार वहां हमारे सीसी बने। करगिल में हमने खाता खोला उसी दौर में। 7 बड़े चुनाव मेरे पार्टी अध्यक्ष रहते उस टेन्योर में हुए, और सातों के सातों, और आखिरी बड़ा इलेक्शन था 2024 असेंबली इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें हमने जीती, ये हाईएस्ट मार्जिन था। और वहीं कश्मीर में तो हम एमएलए की सीट जीत तो नहीं पाए, लेकिन 1,56,000 वोट्स कश्मीर से बीजेपी को मिले।
गुरेज की सीट पर हम दूसरे नंबर पर थे, कोई 1000 वोटों का अंतर था। शोपियान, अनंतनाग वेस्ट, राजपुरा जैसी सीटें थी जहां बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इसी तरह रजौरी पुंछ सीट तो हमने एक ही जीती, लेकिन 2,36,000 वोट्स हमने रजौरी पुंछ से लिया। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पॉलिटिकली आप देखेंगे तो बहुत बड़ा। पहली बार बीजेपी की मेंबरशिप 18 लाख पार की थी 2019 में, जब मैं अध्यक्ष था और पार्टी की मेंबरशिप चल रही थी। 18 लाख, मुझे नहीं लगता किसी भी सियासी जमात के इतनी बड़ी मेंबरशिप होगी। तो आपके टेन्योर में बेसिकली बीजेपी ने काफी ग्रो किया जेएनके में। इसमें एक व्यक्ति नहीं होता, हाँ। बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है। राइट, एग्जैक्टली। आपके पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके मंडल, जिला, प्रदेश, मोर्चे, फिर राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब। बिल्कुल। तो एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। कहीं ना कहीं काफी एग्रेसिवली आपने भी ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो रिजल्ट देखने को मिला। मतलब जेएनके के आई थिंक कोने कोने तक आपने, जब इलेक्शंस आए थे अभी देखिए, हम लोग टाइम पे तो जो भी काम हमने जिंदगी में किया है पूरी ईमानदारी और अपना 100% दिया है। 100 क्या 900%। शायद ही कोई जम्मू कश्मीर का या लद्दाख का ऐसा कोना होगा, शायद ही 2-3 इलाके हैं। एक मड़वा बड़वन का एरिया है जहां मैं नहीं जा पाया, और एक किश्तवाड़ का बोंजवा एरिया है। okay. ये 2 इलाके हैं जहां मैं नहीं जा पाया। इसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचा। हर जगह पहुंचे। काफी मेहनत करी है आपने। और जब स्पेशली लेकिन जब इलेक्शंस आए, आप प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जेएनके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, लेकिन आपने काम भी काफ़ी अच्छे से किया, ग्राउंड लेवल पे किया, हर कोने कोने तक गए, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वो हार गए। तो क्योंकि ऑब्वियसली यू वर बिजी इन अदर एरियाज, मगर उसके बाद अब उसके मल्टीपल कारण हैं। एक तो डिलिमिटेशन में हमारी असेंबली सेगमेंट टूट गई। 36,000 वोट्स जो कि मेरा गढ़ था, वो डिलिमिटेशन में नौशहरा सीट से कट गया था। ओके। 36,000 वोट्स, और वो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ऐड ऑन हो गया। और 8 पंचायत नौशहरा में रजौरी की जुड़ गई, जहां बीजेपी का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था। और उन्हीं 8 पंचायतों में लगभग 8500 के करीब वोट्स पड़े, जहां बीजेपी को 800, 700 या 800 मिले, तो बाकी लगभग 7500 वोट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ गए। वो जो 8 पंचायतें थी जो पहली बार जुड़ी, कुछ रजौरी की थी, कुछ कालाकोट साइड की थी, और पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा चंक कट गया। वो एक बड़ा कारण था, वरना जितने वोट्स हमने वहां नौशहरा में लिए थे, क्योंकि नौशहरा सुंदरबनी एक होता था। 2014 में जब मैं एमएलए बना था तो मैंने नौशहरा से 17,000 वोट्स लिए, सुंदरबनी से मैंने 21,000 वोट्स लिए थे, तो टोटल 38,000। तो इस बार मैंने अकेले नौशहरा में 28,000 वोट्स लिए। तो बाकी कुछ की मुकद्दर की बातें होती हैं, हार जीत तो चलती रहती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पार्टी की जीत हुई। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस लेकिन इलेक्शन में दी। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मुझे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का भी फोन आया, और मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी जब मुझे प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। मुझे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इलेक्शन के रिजल्ट के रात को फोन किया था और मुझे बधाई दी थी कि आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप ने, बीजेपी ने द बेस्ट परफॉर्मेंस
अब तक की है, और उसके लिए आपको बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब ने भी मुझे फोन करके इसकी बधाई दी थी कि आपके प्रेसिडेंट होते होते इतनी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस हुई। सर, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आने के बावजूद भी पार्टी ने दोबारा रिकॉग्निशन नहीं दी। स्टेट प्रेसिडेंट थे आप पहले, तो उस चीज को आप कैसे प्रोसेस करते हैं? बहुत लंबा टाइम दिया पार्टी ने मुझे, 6 साल 8 महीने 12 दिन, लगभग 7 साल। अब तक के जितने प्रेसिडेंट हुए हैं बीजेपी में, मेरा दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल था, सेकेंड लार्जेस्ट टेन्योर एज बीजेपी प्रेसिडेंट। सबसे पहले ठाकुर बलदेव सिंह जी जो बीजेपी के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर मेरा था। तो इससे बड़ा और क्या करेगी बीजेपी? कहीं ना कहीं बीजेपी को एंटी मुस्लिम पार्टी से ऐसे कहा जाता है, नाम जोड़ा जाता है, मगर अगर हम आपकी बात करें स्पेसिफिकली, तो आपके तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस है सभी के साथ। लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं, कश्मीर में लोग, पुंछ में, राजौरी में, मतलब स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। तो क्या राज है इसके पीछे कि आप काफ़ी अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्टी की जो छवि है लोगों के मन में वो टोटली डिफरेंट है, और लोगों का प्यार आपके प्रति टोटली डिफरेंट है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। मैं तो अल्लामा इकबाल के उस बात को मानता हूं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। उस बात को मानता हूं। और बीजेपी का आप इतिहास देखो, वाजपेयी साहब से लेके मोदी साहब तक आप देखो, अगर मोदी साहब ने कोई स्कीम बनाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो सबके लिए बनाई है। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान परिवारों को इन स्कीमों का फायदा हुआ जो मोदी साहब ने दिए। पेंशन योजनाएं, आवास योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं जो मोदी साहब की हैं, आयुष्मान का वो गोल्डन कार्ड, 5 लाख रुपया जिससे इलाज होता है, सबके लिए है। आज किसी हॉस्पिटल में भी आप चले जाओ, आपको वो लोग उसका फायदा लाभ लेते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, और मैं भी उसी का फॉलो करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं, मुझे बहुत प्यार लोगों ने दिया, जम्मू के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, राजौरी, पुंछ हो, हर जगह, और हर मजहब के लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मैंने तो एक बार कहा था कि मुझे अगर पार्टी कश्मीर से कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं तो कश्मीर से चुनाव लड़ता। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बार बार कहा है कि जेएनके को स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब लोग जेन्युइनली पूछ रहे हैं कब मिलेगा? जहां तक बात है स्टेटहुड की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी कहा है, लेकिन चूंकि ये केवल एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, बॉर्डर का एरिया है, एलओसी का एरिया है। 35-40 साल लोगों ने मुश्किल तरीन दौर देखा है, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर पूरे जम्मू कश्मीर में हमने बार बार सुना है। बड़ी मुश्किल से अब हालात कंट्रोल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यकीनन स्टेटहुड मिलेगा, और लेकिन इसको हमें सियासी नुक्ते नजर से नहीं, बल्कि सिक्योरिटी एंगल से देखना चाहिए। यकीनन एक दिन आएगा, मिलेगा। सर, जब 370 टूटा था तो एक स्लोगन कहा गया था, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जम्मू कश्मीर में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आपस में लड़ाई पहले शुरू हो जाती है। जम्मू वाले कहते हैं हमें चाहिए, कश्मीर वाले कहते हैं वहाँ हमें चाहिए। देखा जाए तो 370 ने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री तो हटा दी, मगर कहीं ना कहीं रीजनल बाउंड्री आज भी है। तो पॉलिटिशियंस का क्या रोल रहता है इसमें? इस चीज में सुधार कब देख पाएंगे? आप एक चीज देखिए, जब यहाँ गवर्नर रूल था, या जिसे एलजी रूल कहा जाता है, उस दौर में आपको कभी कोई शिकायत नहीं आई होगी कि कश्मीर वालों ने कहा हो, कोई प्रोटेस्ट किया हो, या जम्मू वालों ने प्रोटेस्ट किया हो कि हमारे साथ बेइंतियाजी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गई, इनजस्टिस हो गया। ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब यहां भी सियासी
इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती, पता नहीं क्यों इस किस्म के मुद्दे उठ जाते हैं, नहीं उठने चाहिए। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक हमारा एक यूटी है, स्टेट है, भारत का हिस्सा है। जम्मू अगर हिंदुस्तान का अटूट अंग है तो कश्मीर भी हिंदुस्तान का है। जम्मू के डोगरे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को गिलगित तक और मानसरोवर तक फहराया है डोगरों ने। वहीं कश्मीरियों ने भी देश के तिरंगे झंडे को अहमद मकबूल शेरवानी साहब, मास्टर अब्दुल अहद लोन साहब जैसे लोगों ने जंगें लड़ी और तिरंगे झंडे बुलंद किए। हमें सबका एहतराम है। कभी कभी रीजनल डिस्पैरिटीज की बात आती है, नहीं होनी चाहिए, और ये जिम्मेवारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की होती है। जब वोट बैंक पॉलिटिक्स पॉलिसीज में आती है तो डिस्पैरिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस होती है, फिर लोग सड़कों पर निकलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया के रूप में देखा जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता में से एक हैं, तो आप आने वाले 10 सालों में जेएनके को कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही। बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर बदल रही है। एक दौर होता था कि जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेडों का शोर होता था। शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जिसको इस दहशतगर्दी ने, आतंकवाद ने जख्म ना दिए हों। शायद ही कोई घर होगा। वो लाशों से लथपथ जमीन, खून से लथपथ जमीन, वो लाशों के मंजर हमने अपनी आंखों से देखे। एक दौर था कि यहां हड़तालों के कैलेंडर इशू होते थे। साल के 12 महीनों में से 8-8 महीने कश्मीर घाटी बंद रहती थी। शाम 4 बजे के बाद अखनूर के पुल को कोई गाड़ी नहीं छोड़ी जाती थी रजौरी पुंछ के लिए। 4 बजे के बाद उधमपुर से कोई गाड़ी डोडा, किश्तवाड़ या कश्मीर घाटी की ओर नहीं जाती थी। मुश्किल तरीन दौर था। साल के 12 महीनों में से 8-8 महीने कश्मीर घाटी के स्कूल, कॉलेजेस बंद रहते थे। आज वो दौर खत्म हुआ है। आज जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, कश्मीर के गांव हो या शहर हो, रजौरी पुंछ हो या डोडा, किश्तवाड़, रामबन या रियासी, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ हो, हर जगह आपको अमन, शांति, खुशहाली नजर आएगी। आज वो खौफ के मंजर काफी हद तक खत्म हुए। आज कठुआ के लखनपुर से लेके पुंछ के आखिरी बॉर्डर तक, किश्तवाड़ के बॉर्डर से लेके बनहाल टनल तक, हर जगह तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। कश्मीर के गांव-गांव, शहर-शहर में जश्न आजादी के रैलीज निकलती हैं। पहली बार लोगों ने कश्मीर के अंदर देखा जब पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। 26 टूरिस्ट शहीद हो गए। कश्मीर के नौजवान सड़कों पर निकल गए और नारा दे दिया, बेगुनाहों का कत्लेआम नामंजूर, नामंजूर, और हाथों में तिरंगे झंडे थे। ये बदलाव जम्मू कश्मीर देख रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान आज आईपीएल क्रिकेट में खेल रहे हैं। रणजी ट्रॉफी पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर ने जीता है, उसका फाइनल। इंडियन क्रिकेट टीम में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी आ रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव पूरे जम्मू कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं, और आने वाले 10 सालों में इसी प्रकार चीजें आगे बढ़ी। एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, एक मजबूत तरीन जम्मू कश्मीर, एक बुलंदियों पर जम्मू कश्मीर आपको यकीनन
दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर का नाम सुर्खियों में अच्छी तरह से लिया जाए तो हमारे लिए बेटर है, बिकॉज हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है। बट अभी मैं बात करना चाहूँगी कि सर, इंडिया को ना यंगस्टर्स का देश कहा जाता है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे वो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इतना होने के बावजूद भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी यंगस्टर्स को क्या डिसीजन मेकिंग तक पहुँचाएगी या फिर आज आप देखिए ग्राउंड लेवल पर ही रखेगी? जम्मू कश्मीर का यूथ है, हाँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड लीडरशिप डिविडेंड में कन्वर्ट होगा? हो रहा है। आप पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक देखिए, आप बीडीसी, डीडीसी, अर्बन लोकल बॉडीज में देखिए किस तरीके से नए नए लोग निकल के आए। तो ये नई एक शुरुआत है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मौका मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और नौजवानों को अपने रियासत की, अपने लोगों की खिदमत करने के लिए आना चाहिए। मोदी जी ने कितने प्लेटफॉर्म्स दिए नौजवानों को। माई भारत के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन कराते। अभी यूथ पार्लियामेंट हुई है दिल्ली में, मैं गया था भारत मंडपम में। और उसके बाद आपने देखा कि एआई समिट इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किया है, वो भी भारत मंडपम में। मुझे भी 2 दिन वहां रुकने का मौका मिला। यूथ पॉलिटिक्स में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, हर फील्ड में, खेलों में भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज यूथ को मिल रही है। और गवर्नमेंट हर प्रकार से वो चीजें मुहैया करा रही है। और मैं भी आपके इस पॉडकास्ट के जरिए अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहता हूं, खुल के मैदान में आना चाहिए। जिस फील्ड की हमें महारत है उस फील्ड में अपने हुनर को आजमाना चाहिए। बिल्कुल। सर, पॉलिटिक्स में पार्टी शिफ्टिंग का दौर बड़ा चल रहा है। अभी हमने सुना, कल की ही खबर है, आपके वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा जी ने आपको छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लोग अपने फायदे को देखते हुए अपनी आइडियोलॉजी अचानक से बदल लेते हैं या फिर ये एक स्ट्रेटजी है? आपकी नज़र में लॉयल्टी क्या है पॉलिटिक्स में? वी कैन नॉट चेंज एवरी अदर डे। मेरी नजर में तो आप जिस विचार धारा को लेकर चलते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपकी अपनी सोच क्या है, आप पॉलिटिक्स में किस जज्बे से आए हो। हम तो सेवा भाव से, खिदमत खलक के जज्बे से आए हैं और उसी खिदमत खलक के जज्बे से काम करते हैं। बाकी सियासत में ये चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। आना जाना सियासत में लगा रहता है। आजकल विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं। वैसे तो 2023 में ही विमेन एम्पावरमेंट वाला बिल पास हो चुका था, तो काफ़ी हिस्टोरिक स्टांस था वो। मगर फिर अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जितनी सीट्स थी उसी में अगर आप विमेन एम्पावरमेंट का बिल पास कर देते तो वो भी चल ही जाता। बट नाउ वी आर इंक्रीजिंग सीट्स, हम डिलिमिटेशन लेकर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिलिमिटेशन की आड़ में बिल अगर पास हो जाता, जिसको कांग्रेस ने रोका है, कांग्रेस समेत तमाम जो अपोजिशन जमाते हैं, तो देश एक तो पार्लियामेंट की सीटें बढ़ जाती, 850 के आसपास हो जाती। और 850 में 33% महिलाओं का नंबर भी तो बढ़ता ना, 273 होता। और इसी तरीके से असेंबलीज में डिलिमिटेशन होता। जैसे जम्मू कश्मीर में 120 सीटें करने का प्रोविजन था, तो 120 सीटें मींस जम्मू कश्मीर में 36 के करीब करीब विमेन एमएलएस होती। आज मेरे ख्याल में 3 या 4 हैं, 4 हैं, तो वो 36 होती। कांग्रेस ने ऐसे ही, तो आप इसका दोष कांग्रेस पे देना चाहते हैं? वो तो सारी दुनिया देखती। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये बीजेपी की एक डिलिमिटेशन की आड़ में सीटें बढ़ाने का मतलब ये है कि सत्ता से कभी ना वापस जाने का इरादा है। डिलिमिटेशन तो फिर भी होनी है। हाँ,
जरूरी नहीं डीलिमिटेशन के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डीलिमिटेशन की प्रोसेस होनी है। इस साल सेंसस हो रहा है, जनगणना चल रही है, अगले साल 30 अप्रैल तक जनगणना पूरी होगी और उसके बाद नेचुरली डीलिमिटेशन दोबारा होगी, पूरे भारत में होगी। पार्लियामेंट सीटों के लिए डीलिमिटेशन होगी, असेंबली सीट्स पूरे देश के अंदर जो असेंबलीज हैं उनमें डीलिमिटेशन होगी, जम्मू कश्मीर में भी होगी। तो उसी के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट पे भी नेचुरली हम तो करेंगे। अब कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातें नहीं चाहती हैं कि हमारी माताएं बहनें, उनके लिए कांग्रेस ने बड़ा रोड़ा अटकाया है, लेकिन कांग्रेस की इन चालों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सर, अनंतनाग राजौरी की जो पार्लियामेंट सीट है उस टाइम पे काफ़ी नाम रहा कि रविंद्र रैना जी इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। एंड मोर ओवर हमारी एनसी पीडीपी वालों से, उनके नेताओं से बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि अगर रविंद्र रैना जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी। मगर देखने को कुछ और ही मिलता है कि बीजेपी ने वहाँ से इलेक्शन ही नहीं लड़ा। ऐसा क्यों? और दूसरी बात, आई थिंक इसका नुकसान खुद बीजेपी को ही उठाना पड़ा, क्योंकि अगर आप आते और आप जीत जाते तो कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शंस में उनको बहुत फायदा होता। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट सीट है, आपने ठीक कहा, उस दौर में 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बड़ा जबरदस्त माहौल था। चाहे वो अनंतनाग है, कुलगाम है, शोपियान का जैनपुरा का एरिया है, बाकी राजौरी पुंछ था। जबरदस्त माहौल अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट में बीजेपी का था और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस क्षेत्र को मैंने बहुत फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट ऐसी सीट है जो इस सीट को जीतेगा वो जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करेगा, जम्मू कश्मीर पर राज करेगा, क्योंकि आधा भाग इसका राजौरी पुंछ का और जम्मू रीजन में आता है और बाकी वाला कश्मीर में था, साउथ कश्मीर में। और आप मेरे पुराने वीडियोस न्यूज चैनल्स के या सोशल मीडिया में बीजेपी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, यूट्यूब पर देख सकते हैं, जब भी साउथ कश्मीर में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, इन इलाकों में बीजेपी की रैलीज होती थी, जबरदस्त एक जन सैलाब उमड़ के आता था लोगों का। और राजौरी पुंछ तो आप मानते हैं कि उधर के एरिया में जब हम जाते हैं तो कितना प्यार लोगों का है। बिल्कुल। हम लड़ना चाहते थे और बीजेपी लड़ना चाहती थी, लेकिन चुनाव होते हैं, चुनावों में बहुत सारे कभी कभी ऑन द स्पॉट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इलेक्शन ना लड़ना, आपने ठीक कहा, उसका हमें नुकसान असेंबली इलेक्शन में हुआ। यकीनन हम वो चुनाव जीत सकते थे, पार्लियामेंट का अनंतनाग राजौरी सीट। आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के लोगों से आपने मुलाकात की। मुझे भी बहुत सारे कई बार लोग पूछते हैं, इतनी जबरदस्त तैयारी के बावजूद गांव गांव में, शहर शहर में जबरदस्त माहौल था। मैं आपको कहूं, जैसे जम्मू उधमपुर में माहौल था ना, इससे ज्यादा बड़ा माहौल अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट में बीजेपी का था। लेकिन कुछ वक्त के फैसले थे और कुछ पॉलिटिकल उस समय के समीकरण थे, हम वहां चुनाव नहीं लड़े। शायद लड़ा होता तो जीता होता। और आपने ठीक कहा, उसका बड़ा असर असेंबली इलेक्शंस में पड़ सकता था। बिल्कुल राइट। सर, वैसे तो आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी दोस्ती हर किसी के साथ है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी एमपी, सभी एमएलएज, मैक्सिमम लोगों के साथ आपकी दोस्ती है और अच्छी बनती है। क्या कारण है इसका कि आप सबके साथ घुल मिल के रहते हैं? देखो, मेरी दोस्ती सबके साथ है क्योंकि सारे लोग बहुत अच्छे हैं।
सारे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सियासतदान हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा राजनीति में हमारी कोई पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं होती है। पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज। हमारी पर्सनल किससे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। हमने कौन सा किसी की जमीन लेनी है या किसी की प्रॉपर्टीज का कोई डिस्प्यूट है? नो, नेवर। पॉलिटिक्स में आपकी विचारधारा, आपका मैनिफेस्टो, आपकी आइडियोलॉजिकल जंग हो सकती है, दुश्मनी नहीं हो सकती। डिफरेंसेस होता है, डिफरेंसेस इन आइडियाज, डिफरेंसेस इन पॉलिसी मेकिंग, डिफरेंसेस इन एग्जीक्यूशन, लेकिन डिफरेंस आपका किसी के साथ पर्सनल वेंडेटा नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती है। पॉलिटिक्स डजंट मीन कि तलवारें निकाल के एक दूसरे की गर्दन उड़ा दो, नेवर। और पॉलिटिक्स में जीत हार नेता खुद नहीं तय करते हैं, जनता तय करती है। जनता जिसको वोट देती है वो बादशाह बनता है। उमर अब्दुल्ला साहब आज चीफ मिनिस्टर हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में बारामूला की सीट 2,72,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन 6 महीने के बाद असेंबली का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जीता और आज चीफ मिनिस्टर। तो पॉलिटिक्स में कभी दुश्मनी नहीं होती है। एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, बैठते हैं, हमारी दोस्ती होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में हम आते हैं, एक दूसरे के साथ फैमिलीज ताल्लुकात होते हैं। आखिर हम भी इंसान हैं भाई, इसी दुनिया के हैं, कोई बाहरी दुनिया से सियासतदान नहीं आते हैं। एक ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है कि शायद सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होता। मगर ये परसेप्शन लोगों में इतना बन जाता है कि लोग ग्राउंड लेवल पर आपस में पार्टी के बेस पे लड़ना शुरू कर देते हैं। पार्टी के लीडर चाहे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो, लेकिन लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये बहुत जगह पर हमने देखा है, वर्कर्स आपस में बहुत लड़ाई कर देते हैं। हाँ। लेकिन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा पॉलिटिक्स दुश्मनी का नाम नहीं है, आइडियाज है, आइडियोलॉजी है, उसमें डिफरेंस हो सकता है, दुश्मनी नहीं होती। प्रोफेशनली तो सर आप काफ़ी अच्छा ग्रो किए हैं, काफ़ी नाम बना है, रविंद्र रैना एक नाम है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब पर्सनल बात आती है तो लोग आज भी सेम सवाल पूछते हैं कि सर शादी क्यों नहीं की, रविंद्र रैना सर ने शादी क्यों नहीं की। करना चाहते हैं वैसे अभी आप? यहाँ किसी ने पसंद ही नहीं किया तो शादी कहाँ से करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। मैं बचपन से ही देश समाज के काम में लगा रहा, तो इसलिए काम करते 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 कभी ध्यान ही नहीं रहा और वक्त ही निकल गया। तो अभी आगे प्लान है शादी करने का? अरे आपका जो बीत गई सो बात गई, अंबर में कितने तारे हैं, अंबर को कितने प्यारे हैं, जो टूट गए सो टूट गए, टूटे हुए तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। मगर मेरा ये कहना है कि आप कर सकते हैं अगर आपका मन हो, बट चलिए ठीक है, हम अभी हमारा मन गरीब लोगों की खिदमत का है, गरीबों की सेवा का है, ठीक है, और हम इसी में खुश हैं। एक आदमी का, हर एक इंसान की जिंदगी का एक लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य है गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा लोगों की खिदमत करना, सेवा करना। रविंद्र रैना गरीबों का आदमी है, गरीबों के साथ रहता है। आम लोगों का आदमी हूँ, आम लोगों के साथ रहता हूँ, सबका खादिम हूँ, खिदमतदार हूँ, सेवादार हूँ, इसी में खुश हूँ। यही मेरी जिंदगी है। ये लोग, ये अवाम, ये जम्मू कश्मीर के लोग, यही मेरी जिंदगी है। मैं इन्हीं के लिए, ये मेरे लिए। सर काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे कॉन्वर्सेशन करने का, आपके बारे में जानने का। तो अभी हम ना एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें मैं आपसे थोड़े से सवाल करूंगी, आपको जल्दी जल्दी से उनका आंसर देना है, ठीक है? तो जैसे कि आपका फेमस डायलॉग आऊँ बैठे दा, पूरी दुनिया जानती है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, ये सिर्फ एक स्लोगन है या आपकी सियासत है? ये मेरी कमिटमेंट है। ओके। मैं जो काम करता हूँ, जो जिम्मेवारी मुझे हमेशा मिली है, मैं उसको पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बहुत सारे इश्यूज आते थे,
और मैंने बोला था आऊं बैठा रहा। काफी वायरल गया ये। अब रविंद्र रैना कुछ बोले तो और वायरल ना जाए, ये कभी हो सकता है? तो सर वायरल रील्स या विधानसभा आपके लिए जरूरी क्या है? कि विधानसभा तो विधानसभा होती है। तो मलाल तो होता होगा विधानसभा में ना जा पाने का। अब कर भी क्या सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, और मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, उमर अब्दुल्ला जी या महबूबा मुफ्ती जी। नाम आपको एक ही लेना है। मुझे लगता है ये इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है। सर आपको जवाब अगर आप दे पाए तो। चलिए अगले पॉडकास्ट में ठीक है। इतना ही बता दीजिए कि आज की असेंबली में जो MLAs हैं, मैं कोई नाम लूंगी, इनमें से आपके फेवरेट कौन है? सुनील शर्मा जी या वाहिद परा जी, तनवीर सादिक जी या RS पठानिया जी? ये चारों नाम बड़े धाकड़ हैं। ये चारों बहुत खतरनाक नाम है, और इनमें से मैं एक नाम लूंगा तो आपको क्या लगता है वो बाकी वाले 3 मुझे छोड़ेंगे? तो सर आप बहुत सेफ खेल रहे हैं। ये चारों से मेरे दोस्ती है, चारों मेरे पक्के वाले यार हैं। ओके ठीक है। अच्छा आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सर। ओके ग्रेट सचिन। ठीक है। मैंने बचपन में उन्हें खेलते हुए देखा है। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। आपकी क्रिकेट की रील भी वायरल हुई है पहलगाम में शायद से, है ना? तो मैंने सचिन तेंदुलकर साहब की उस मुश्किल तरीन दौर में जब वो खेलते थे और पूरा ग्राउंड कहता था सचिन सचिन, मैंने वो दौर देखा है, इसलिए मैं सचिन तेंदुलकर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मैं पूछूं आपके फेवरेट एक्टर कौन है और एक्ट्रेस दोनों, हीरो एंड हीरोइन? मेरा फेवरेट एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्री अमिताभ बच्चन साहब है। okay. और एक्ट्रेस हीरोइन मुश्किल साहब। जम्मू या कश्मीर, इनमें से किसी एक को चूज करना हो? जम्मू कश्मीर। कोई एक? हाँ, जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। रविंद्र रैना जी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को है? मेरे बारे में किसी को कोई गलतफहमी है ही नहीं है। सबको पता है ये फकड़ फकीर आदमी है, जो बोलता है वही करता है, जो इसके दिल में है वही इसकी जुबान पर है, इसीलिए तो लोग मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। रविंद्र रैना के बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। रविंद्र रैना की जिंदगी एक खुली किताब है, जो एक फकीरी लाइन में जीता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जो सबसे मोहब्बत करता है, जो आम लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जीता है, और वही उसका परिवार है, वही उसकी फैमिली। तो क्योंकि हम एपिसोड के काफी एंड तक पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स को कोई एक मैसेज दें अपनी तरफ से। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहूंगा कि हमें अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं हमारे नौजवान IAS, IPS, KS, KPS जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जबरदस्त अंदाज में क्वालिफाई कर रहे हैं। मैं अपने नौजवानों को कहूंगा, बुलंद हौसलों के साथ काम करिए, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़िए। अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव शहर का नाम, अपने देश का नाम रोशन करिए। मेहनत करिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करके ही कामयाबी हासिल होती है। और दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को गुजारिश करूंगा, नशे के खिलाफ हमें जंग लड़नी है। नशे के खिलाफ एक जिहाद हम सबको लड़ना है, और इस नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक होकर जंग लड़नी। काफ़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रही आज की आपके साथ, और हमने आपके बारे में जाना, आपके जीवन के बारे में जाना, आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में जाना, और मुझे लगता है कि लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर फर्स्ट गेस्ट ऑफ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, एंड आई होप विल कम बैक अगेन विद न्यू एपिसोड। थैंक यू सो मच।